दरबार में उस एक पल के लिए समय जैसे जम गया था। अनिका, विदिशा की नई ब्रह्मांडीय सीईओ, अपनी सांस रोके हुए थी। अपने दो सबसे अड़ियल, सबसे खतरनाक बोर्ड मेंबर्स के फैसले का इंतजार कर रही थी। उसने अपना सबसे शानदार प्रोजेक्ट प्रपोजल पेश कर दिया था। अब बस अप्रूवल का इंतजार था। वर्धमान ने अपनी उंगलियों को अपनी कुर्सी की बाहों पर ऐसे थपथपाया जैसे वह किसी बहुत बड़े रणनीतिक निर्णय पर विचार कर रहा हो। शूरसेन की आंखें अनिका पर टिकी थीं, जो किसी बाज की तरह अपने शिकार की अगली चाल का अनुमान लगा रही थी। आयला, इतना सस्पेंस तो मेरे कॉलेज के रिजल्ट में भी नहीं था। अनिका ने मन में सोचा, अपने चेहरे पर एक शांत, दिव्य शांति का भाव बनाए रखते हुए। ये दोनों ऐसे सोच रहे हैं जैसे मैं इनसे इनकी किडनी मांग रही हूं। भाई, बस एक छोटे से ऑफ साइट की परमिशन ही तो मांगी है। अंततः वर्धमान बोला, और उसकी आवाज में एक घाघ राजनेता की चतुराई थी। तुम्हारा प्रस्ताव बहुत ही आकर्षक है ज्ञानी। एक आध्यात्मिक गठबंधन विदिशा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अनिका ने राहत की एक सांस लेनी चाहिए, लेकिन वर्धमान ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। लेकिन उसने कहा, इतने महत्वपूर्ण मिशन के लिए तुम्हें एक योग्य सहायक की आवश्यकता होगी। एक ऐसा विद्वान जो अश्मक के ज्ञान को समझ सके और सूर्य पाषाण की ऊर्जा का सही आकलन कर सके। वह एक पल के लिए रुका। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि आचार्य प्रद्योत इस यात्रा में तुम्हारे साथ जाएंगे। वॉट लग गई। अनिका का दिमाग एक मिली सेकंड के लिए हैंग हो गया। आचार्य प्रद्योत, वो बंदा जिसने पिछले हफ्ते ही लगभग पूरे सिस्टम को उड़ा दिया था। ये तो उस कर्मचारी को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देने जैसा है जिसने कंपनी में आग लगा दी थी। ये वर्धमान तो सीधा मेरे ऊपर एक जासूस बिठा रहा है, वह भी एक ऐसा जासूस जो खुद एक चलता फिरता टाइम बम है। इससे पहले कि अनिका कोई जवाब दे पाती, शूरसेन ने अपनी चाल चली। प्रधान आचार्य का विचार उत्तम है, उसने कहा, और वर्धमान भी चौंक गया। एक ज्ञानी के साथ एक विद्वान होना ही चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक ज्ञान की यात्रा नहीं, एक राजनयिक मिशन भी है। विदिशा की गरिमा का प्रश्न है। उसने अपनी बेटी लावण्या की ओर देखा। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि विदिशा के प्रतिनिधि के रूप में और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सेना अमात्य की पुत्री लावण्या भी इस दल का हिस्सा होंगी। अब अनिका पूरी तरह से फंस चुकी थी। आयला, ये तो फुल ऑन बिग बॉस का घर ऑन व्हील्स हो गया। उसका आंतरिक मोनोलॉग अब पूरी तरह से घबराहट मोड में था। एक तरफ एक पागल वैज्ञानिक है जो हर चीज को उड़ाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक लेडी हॉकाई है जो मेरी हर हरकत पर नजर रखेगी। ये बिजनेस ट्रिप नहीं, सीधा एक रियलिटी शो है, और होस्ट मैं, जिसका खुद का एलिमिनेशन कभी भी हो सकता है। वह जानती थी कि वह मना नहीं कर सकती। मना करने का मतलब था ये स्वीकार करना कि उसका इरादा कुछ और है। उसे मुस्कुराना था और इस टीम को स्वीकार करना था। ये एक अद्भुत विचार है, उसने अपनी सबसे शांत, सबसे सीईओ वाली आवाज में कहा। आचार्य प्रद्योत का ज्ञान और लावण्या की वीरता इस मिशन को अवश्य सफल बनाएगी। डील फाइनल हो गई। अगले कुछ दिन तैयारियों में बीते। यह अब कोई गुप्त मिशन नहीं था, यह एक आधिकारिक राजकीय यात्रा थी। पूरे परिषद में हलचल थी। अनिका ने इस समय का उपयोग अपने घर को व्यवस्थित करने में किया। उसने आदित्य को अपने पीछे अपनी आवाज और आंखें बनने के लिए विस्तृत निर्देश दिए। मेरे पीछे, उसने आदित्य को समझाया। न्यास की कोई भी बैठक नहीं होगी। अगर कोई संकट आता है तो उसे टालना, निर्णय मत लेना। बस मुझे एक संदेश भेजना। हाँ, और वह संदेश कबूतर से नहीं, सीधा मेरे कॉस्मिक कॉन्फ्रेंस कॉल डिवाइस से भेजना, जिसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हें पता है। उसकी अंतिम मीटिंग रूपवती के साथ थी। वह उसके राहत शिविर में उससे मिलने गई। मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं रूपवती, उसने कहा। रूपवती ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब वह पुराना दर्द नहीं था। आप ज्ञान की खोज में जा रहे हैं, उसने कहा। मैंने सुना है, अपनी प्रजा के लिए। हाँ, अनिका ने कहा। सावधान रहिएगा मित्र, रूपवती ने धीरे से कहा, और फिर वह वापस एक घायल सैनिक की देखभाल में लग गई। ये एक छोटा, शांत अलविदा था, लेकिन अनिका को लगा जैसे उसके दिल का एक और हिसाब चुकता हो गया हो।
यात्रा के दिन परिषद के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण दल इकट्ठा था। अनिका विक्रम सिन्हा के रूप में अपने घोड़े पर सवार थी। उसके एक ओर आचार्य प्रद्योत थे, जिनका चेहरा किसी ऐसे छात्र जैसा था जिसे सजा के तौर पर स्कूल ट्रिप पर भेजा जा रहा हो। और दूसरी ओर लावण्या थी, शांत, सतर्क और हमेशा की तरह रहस्यमयी। जैसे ही वे शहर से बाहर निकलने के लिए मुड़े, अनिका ने अपनी कमर में बंधी उस गुप्त थैली में एक और हल्की सी रहस्यमयी हरकत महसूस की। उसने धीरे से उसे छुआ। एक और सोने का सिक्का। वाह! वह मन में मुस्कुराई। ये तो ट्रैवल अलाउंस भी आ गया। लगता है मेरे कॉस्मिक बॉस को मेरी नई टीम के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने मुझे हार्डशिप अलाउंस भेजा है। उसने लावण्या और प्रद्योत को देखा। उसका प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में घुसपैठ अब एक टीम मिशन बन चुका था। एक ऐसी टीम जिसमें एक जासूस था, एक बॉडीगार्ड था और एक सीईओ था जो सिर्फ यह नाटक कर रहा था कि उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अश्मक की ओर जाने वाले लंबे अनजाने रास्ते पर आगे बढ़ गई। विदिशा का पहला और सबसे अजीब राजनयिक मिशन शुरू हो चुका था। यात्रा ये किसी दिव्य ज्ञानी की पवित्र तीर्थ यात्रा नहीं थी। यह एक कॉर्पोरेट ऑफ साइट थी, जिसमें टीम के सदस्य एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। पिछले 3 दिनों से वे विदिशा की सीमा से निकलकर अश्मक के पत्थरीले सूखे परिदृश्य में यात्रा कर रहे थे। धूल, सूरज और घोड़ों की टापों की एकरस आवाज के अलावा उनके बीच सिर्फ एक भारी असहज खामोशी थी। आयला, ये तो मेरे जीवन की सबसे खराब रोड ट्रिप है, अनिका ने मन में सोचा, अपने घोड़े की पीठ पर अपनी कमर सीधी करते हुए। न कोई गूगल मैप्स, न कोई स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट और न ही रास्ते में रुककर वड़ा पाव खाने का कोई स्टॉल। बस मैं हूं, एक गुस्सैल ऑडिटर और एक ऐसा ट्रेनी जिसे मैं नौकरी से निकाल चुकी हूं, पर वह अब भी मेरे साथ चिपका हुआ है। यह तो पूरा बिग बॉस का टास्क है और मैं उम्मीद कर रही हूं कि इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन न हो। आचार्य प्रद्योत ज्यादातर समय चुप रहते, अपनी हीन भावना और डर में डूबे हुए। वह अनिका को एक ऐसे डरे हुए छात्र की तरह देखते थे जो अपने सख्त प्रिंसिपल के सामने बैठा हो। लावण्या हमेशा की तरह एक खामोश परछाई थी। वह बोलती कम थी, पर उसकी आंखें एक शिकारी बाज की तरह हर चीज का आकलन करती थीं। अनिका की हर चाल, हर शब्द, हर सांस। उस शाम जब वे एक छोटी सी नदी के किनारे अपना पड़ाव डालने के लिए रुके, तो लावण्या ने अंततः उस खामोशी को तोड़ा। आपका भाई आदित्य? उसने आग जलाते हुए पूछा। उसकी नजरें लपटों पर थीं, लेकिन सवाल अनिका के लिए था। वह बहुत युवा है, आपने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? ये एक सीधा सवाल था, लेकिन अनिका जानती थी कि यह एक परीक्षा है। आ गया पहला इंटरव्यू क्वेश्चन। उसने सोचा, Why did you hire this candidate? चलो अब देते हैं एक डिप्लोमेटिक जवाब। क्योंकि वह युवा है, अनिका ने शांति से कहा। उसका हृदय अभी तक राजनीति के छल कपट से दूषित नहीं हुआ है। वह एक साफ दर्पण की तरह है जो वही दिखाता है जो सच है। कभी कभी सबसे बड़ी योग्यता अनुभव नहीं, बल्कि निष्पक्षता होती है। लावण्या ने उसे एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे उसे एक अप्रत्याशित लेकिन संतोषजनक उत्तर मिल गया हो। अगले दिन वे अश्मक राज्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा चौकी पर पहुंचे। ये कोई साधारण चौकी नहीं थी, ये एक छोटा किला था और उसके सैनिक विदिशा के सैनिकों से कहीं ज्यादा अनुशासित और सख्त लग रहे थे। उनके सरदार ने, जिसका नाम भद्रक था, उनके राजकीय दस्तावेजों को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। विदिशा का एक राजनयिक मिशन, उसने एक सपाट आवाज में कहा। हमने आपके गृह युद्ध की बहुत सी कहानियां सुनी हैं। वह युद्ध अब समाप्त हो गया है, आचार्य प्रद्योत ने अपनी विद्वतापूर्ण अकड़ के साथ कहा। हम यहाँ एक आध्यात्मिक गठबंधन के लिए आए हैं। सरदार भद्रक ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई मक्खी भिनभिना रही हो। गठबंधन की बातें राजधानी में होती हैं, विद्वान। सीमा पर हम सिर्फ खतरों को देखते हैं और इस समय विदिशा एक खतरा है। आपको आगे जाने की अनुमति नहीं है। प्रद्योत का चेहरा अपमान से लाल हो गया। लावण्या का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया।
अनिका जानती थी कि उसे हस्तक्षेप करना होगा। ओके सीईओ साहिबा, टाइम फॉर सम क्लाइंट नेगोशिएशन। उसने सोचा, ये सरदार एक टफ क्लाइंट है, इसके साथ अहंकार या ताकत काम नहीं करेगी। मुझे इसका नीड एनालिसिस करना होगा। वह घोड़े से उतरी और सरदार भद्रक की ओर बढ़ी। आप सही हैं सरदार, उसने कहा। उसकी आवाज में सम्मान था। हर कोई चौंक गया। आपकी चिंता जायज है, अनिका ने कहना जारी रखा, और आपका कर्तव्य अपने राज्य की रक्षा करना है, जिसका हम पूरा सम्मान करते हैं। उसने सरदार के कवच पर बने एक छोटे से जटिल प्रतीक की ओर इशारा किया, एक खुली हुई पुस्तक का प्रतीक जो महाज्ञान मंदिर का चिन्ह था। मैं देख सकता हूं कि आप सिर्फ एक योद्धा नहीं, ज्ञान के संरक्षक भी हैं, और हम यहाँ ज्ञान के भिखारी बनकर ही आए हैं। सरदार भद्रक की आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई। हम विदिशा के प्रतिनिधि हैं, अनिका ने कहा, लेकिन हम अश्मक के महाज्ञान मंदिर के सामने सिर्फ शिष्य हैं। हम उस सूर्य पाषाण के प्रकाश की एक किरण पाने आए हैं, ताकि हम भी अपने राज्य को आपके राज्य की तरह ज्ञान और स्थिरता के मार्ग पर ले जा सकें। हम यहाँ कुछ लेने नहीं, बल्कि सीखने आए हैं, और हमें उम्मीद थी कि ज्ञान का एक सच्चा संरक्षक हमारी इस विनम्र तीर्थ यात्रा को समझेगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने कोई दिव्य धमकी नहीं दी, कोई राजनीतिक दबाव नहीं डाला। उसने सरदार भद्रक के सबसे बड़े गर्व, उसके राज्य के ज्ञान और उसकी अपनी पहचान को सहलाया था। भद्रक ने उसे बहुत देर तक घूरा। उसकी कठोर आंखों में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने सैनिकों को रास्ता देने का इशारा किया। अश्मक में आपका स्वागत है, ज्ञानी, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब वह बर्फीली ठंडक नहीं थी। आशा है कि हमारा ज्ञान आपके अंधकार को दूर कर सकेगा। जैसे ही वे उस चौकी से आगे बढ़े, लावण्या उसके घोड़े के बगल में आ गई। ये मैंने कभी नहीं देखा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में विस्मय था। आपने बिना तलवार उठाए, सिर्फ शब्दों से एक किले को जीत लिया। अनिका मुस्कुराई। हाँ बेबी, इसे डिप्लोमेसी कहते हैं, या मेरे केस में अच्छा क्लाइंट मैनेजमेंट। वह जानती थी कि उसने सिर्फ एक चौकी पार नहीं की है। उसने लावण्या के मन में सम्मान का एक नया स्तर हासिल कर लिया था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें वह पहली बार दिखाई दिया। दूर क्षितिज पर पहाड़ों के बीच अश्मक की राजधानी बसी हुई थी, और उस राजधानी के केंद्र में सूर्य की रोशनी में एक विशाल सफेद संगमरमर की संरचना चमक रही थी, जो किसी पर्वत की तरह आकाश को छू रही थी। महाज्ञान मंदिर। ओके टीम, अनिका ने मन में सोचा, उस विशाल भव्य और अभेद्य लगने वाले पुस्तकालय को देखते हुए। हमने पहला लेवल पार कर लिया है, अब बारी है फाइनल बॉस की। ऑन ऑपरेशन, लाइब्रेरी में घुसपैठ अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि यह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अश्मक की राजधानी, ज्ञान स्थली, ये कोई शहर नहीं था, ये एक विशाल खुला हुआ विश्वविद्यालय था। सड़कें चौड़ी और ज्यामितीय रूप से सिद्ध थीं। इमारतें भव्य लेकिन सादी थीं, और हवा में चंदन की नहीं, बल्कि पुराने कागज और ताजी स्याही की गंध थी। लोग शांत, सधी हुई चाल में चलते थे, जैसे वे किसी जरूरी लेक्चर के लिए जा रहे हों। आयला, ये तो पूरा आई टी पवई का एंशिएंट वर्जन लग रहा है, अनिका ने मन में सोचा, अपने चारों ओर देखते हुए। यहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर नहीं, कोई केओस नहीं। हर कोई इतना सीरियस लग रहा है जैसे अभी अभी मैथ्स का एग्जाम देकर आया हो। विदिशा का वो शोर शराबा, वो जिंदगी मुझे पहली बार अच्छी लग रही है। और फिर उनके सामने था महाज्ञान मंदिर। ये कोई मंदिर नहीं था, ये ज्ञान का एक किला था। सफेद संगमरमर की विशाल अंतहीन दीवारें आकाश को छू रही थीं, और उसका कोई मुख्य भव्य प्रवेश द्वार नहीं था। वह एक ऐसा दुर्ग था जो अपनी शक्ति हथियारों से नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे ज्ञान से प्रदर्शित कर रहा था। ये तो अकल्पनीय है, आचार्य प्रद्योत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक विद्वान का विस्मय और एक प्रतिद्वंद्वी की ईर्ष्या थी। लावण्या खामोश थी, लेकिन उसकी तनी हुई मुद्रा बता रही थी कि वह इस स्थान की शक्ति को महसूस कर सकती थी। एक ऐसी शक्ति जो तलवारों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वे सीधे उस किले जैसे मंदिर के पास नहीं जा सकते थे।
राजकीय अतिथि के रूप में उन्हें पहले मंदिर के मुख्य प्रशासक ज्ञान अध्यक्ष से मिलने का समय लेना था। अगले दिन उन्हें मंदिर के एक बाहरी औपचारिक कक्ष में ले जाया गया। कक्ष सादा था, जिसमें किताबों की अलमारियों के अलावा और कुछ नहीं था। ज्ञान अध्यक्ष विश्वरूप ने प्रवेश किया। वह एक दुबले पतले वृद्ध व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर हजारों पड़ी हुई किताबों की शांति और उतनी ही गहरी पैनी नजर थी। उन्होंने उन्हें किसी अतिथि की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली की तरह देखा जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। आ गया फाइनल बॉस, अनिका ने मन में सोचा। ये तो सी वाइस चांसलर जैसा लग रहा है, जो किसी भी बात पर एडमिशन कैंसिल कर सकता है। ओके सीईओ साहिबा, टाइम फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन ऑफ योर लाइफ, विदिशा के दिव्य ज्ञानी विश्वरूप ने अपनी शांत गहरी आवाज में कहा। हमने आपके और आपके गृह युद्ध की समाप्ति की कहानियां सुनी हैं। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? अनिका ने अपनी सबसे विनम्र, सबसे सच्ची कहानी पेश की। उसने अस्थिर ऊर्जा, एक आध्यात्मिक साथी की आवश्यकता और दो राज्यों के बीच एक ज्ञान आधारित गठबंधन की बात की। जब उसने अपनी बात खत्म की तो विश्वरूप कुछ देर तक खामोश रहे। उनकी उंगलियां उनकी लंबी सफेद दाढ़ी पर फिर रही थीं। तुम्हारा उद्देश्य महान है ज्ञानी, उन्होंने अंततः कहा। ज्ञान का आदान प्रदान ही प्रगति का मार्ग है। महाज्ञान मंदिर तुम्हारी सहायता करने में प्रसन्न होगा। अनिका, लावण्या और प्रद्युत तीनों ने एक साथ राहत की सांस ली, लेकिन विश्वरूप ने अपनी बात जारी रखी। और वह एक लेकिन था जिसने कमरे की सारी हवा खींच ली। यह मंदिर सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं, उसका संरक्षक भी है। हम अपना ज्ञान उसे ही सौंपते हैं जो उसका मूल्य समझता हो और उसे धारण करने के योग्य हो। शिट, आ गया टर्म्स एंड कंडीशंस वाला क्लॉज, अनिका का दिमाग चिल्लाया। ये तो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जैसा है, जिसके अंत में एक 50 पेज का एग्रीमेंट होता है जिसे कोई नहीं पढ़ता। सूर्य पाषाण, विश्वरूप ने कहा, हमारे मंदिर का हृदय है। उसकी शक्ति के पास जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाती। लेकिन अगर तुम अपनी योग्यता साबित कर सको तो शायद परिषद इस पर पुनर्विचार कर सकती है। और हम अपनी योग्यता कैसे साबित करें? लावण्या ने सीधे पूछा। उसे इस नौकरशाही में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विश्वरूप मुस्कुराए, एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान जो किसी प्रोफेसर की थी, जो अपने छात्रों को एक असंभव सवाल देने वाला हो। हमारा मंदिर 3 द्वारों पर आधारित है, उन्होंने समझाया। पहला है तर्क का द्वार, दूसरा है साहस का द्वार, और तीसरा और सबसे कठिन है आत्मा का द्वार। तुम्हें इन 3 परीक्षाओं को पार करना होगा, उन्होंने घोषणा की। अगर तुम सफल हुए तो सूर्य पाषाण का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा, और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें उसी क्षण खाली हाथ अश्मक से लौटना होगा। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये कोई राजनयिक मिशन नहीं था, ये एक परीक्षा थी, एक एडमिशन टेस्ट। ग्रेट, ये तो सीधा कौन बनेगा करोड़पति का एंशिएंट वर्जन है, जिसमें गलत जवाब देने पर घर ले जाइए की जगह देश से बाहर जाइए का ऑप्शन है, अनिका ने सोचा। और मेरे पास तो कोई लाइफलाइन भी नहीं है। हमें यह स्वीकार है, अनिका ने कहा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उस शाम अपने भव्य लेकिन जेल जैसे अतिथि गृह में लावण्या बेचैन थी। ये एक जाल है ज्ञानी, वे हमें अपमानित करके वापस भेजना चाहते हैं। शायद, अनिका ने कहा। उसकी नजरें दूर उस विशाल मंदिर पर थीं। या शायद वे सच में हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। वह जानती थी कि यह ऑपरेशन लाइब्रेरी में घुसपैठ अब एक सीधा सीधा चोरी का मिशन नहीं रह गया था। यह एक पहेली बन गया था, एक एस्केप रूम, जिसका हर दरवाजा एक नई चुनौती की ओर खुलता था। चलो टीम, उसने मन में सोचा, अपने 2 अजीब से साथियों के बारे में सोचते हुए। एडमिशन टेस्ट का सिलेबस आ गया है। अब बस ये देखना है कि इस सीईओ की बुद्धि, इस योद्धा का साहस और इस डरे हुए विद्वान का ज्ञान हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला पाता है या नहीं।